रिटायर्ड जज चौधरी गुलाम शबीर अब गांव की सबसे बड़ी हवेली के एक कमरे में चारपाई पर बेबस पड़े थे। उनकी आंखों के किनारों पर आंसू झिलमिलाते रहते जो हर रोज ऐसे ही रुके रह जाते। ये इस वक्त होता जब नज़ीर उन्हें नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाता, अपने हाथों से खाना खिलाता और फिर अपने घर के कामकाज निपटाने चला जाता। आज चौधरी साहिब के आंसू पूंछने वाला कोई अपना करीब मौजूद न था। हालांकि जब वो मुलाजमत में थे तब उनके पास सब कुछ था, इज्जत दौलत, कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी और खुश व खुर्रम औलाद। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा उनकी तरह अदलिया में भर्ती होकर मजिस्ट्रेट बन गया और उन दिनों मुल्तान में तैनात था। छोटे बेटे ने CSS के FBR में शमूलियत इख्तियार की और इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर कस्टम्स की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। दोनों की बीवियां और बच्चे भी उनके साथ ही रहते थे। जब चौधरी गुलाम शबीर रिटायर हुए तो दोनों बेटों ने कहा था कि वो बारी बारी उनके साथ रहेंगे, लेकिन उनका दिल न माना। वो बेटों के बीच में भटकते कैसे रहते, इसलिए उधर उधर जाने के बजाय उन्होंने अपने आबाई गांव आकर सुकून की जिंदगी गुजारने का फैसला किया। अब वो गांव कस्बे का रूप धार चुका था। हर तरफ पक्की सड़कें बन गई थीं, घरों में बिजली आ गई थी और पुराने गांव का नक्शा कहीं दिखाई न देता था। चौधरी साहिब ने नौकरी के ज़माने में ही अपना पुराना कच्चा मकान गिराकर हवेली नुमा घर तामीर करवा लिया था। इस वक्त बीवी जिंदा थी, वो खुद भी तंदुरुस्त और चलने फिरने के काबिल थे। सुबह शाम खेतों का जायजा लेने जाते। बाप दादा के ज़माने से घर में काम करने वाला नज़ीर उनके साथ ही रहने लगा था। बाहर के ज़्यादातर काम वही देख लेता, खेतों में मजदूर अलग से थे। घर में दूध दही की कमी ना हो इसलिए 2 भैंसें भी पाल ली गई थीं। मियाँ बीवी गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। इस वक्त दुख का मतलब शायद चौधरी साहिब ने जाना ही ना था। छुट्टियों में दोनों बेटे आ जाते तो घर में रौनक छा जाती। दोनों बेटों के भी 2-2 बच्चे हो गए थे। जब सब इकट्ठे होते तो लगता कि उनसे ज्यादा खुश और मुतमईन शख्स दुनिया में कोई नहीं। चौधरी गुलाम शबीर की बीवी का इंतकाल हुआ तो बेटे आए और 13 दिन ठहरे। जब वापस जाने लगे तो बज़ाहिर अफसोस के साथ बोले कि गांव में अकेले कैसे रहोगे, हमारे साथ चली, हम बारी बारी रख लेंगे। जमीन जायदाद भी बीच दो, यहाँ अब इसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन चौधरी साहिब समझ गए थे कि उनकी बहुएं अपने अपने शोहरों को इशारों से मना कर रही थीं कि बूढ़े वालिद को साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें अपनी बहुओं की हकीकत बखूबी मालूम थी। वो उनसे ढंग से बात तक नहीं करती थी। अगर उनका दिल चाहता तो क्या खुद आगे बढ़कर न कहती कि अब्बा जी हमारे साथ रहे। मगर वो दिल से नहीं चाहती थीं कि एक बीमार बूढ़े को उम्र भर उठाए फिरी और शहर की अपनी चमक दमक भरी दुनिया को फीका कर दे। इसलिए चौधरी गुलाम शबीर ने बेटों को साफ इनकार कर दिया कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे। खास तौर पर गांव की वो जमीन और हवेली जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई थी, उनके दिल में बसी हुई थी। बच्चे चले गए और एक बार इनकार सुनने के बाद दोबारा कभी उन्हें साथ चलने को नहीं कहा। वो खुददार इंसान थे, जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं झुके, ना किसी के दबाव में आए। अब बुढ़ापे में बेटों के सामने क्यों झुकते। घर में वो और नज़ीर ही रह गए। नज़ीर की बीवी आकर खाना पक्का जाती। जब तक चौधरी साहिब बिस्तर पर ना चले जाते नज़ीर अपने घर ना जाता। वो बड़ी लगन से रात गए तक खिदमत में लगा रहता। दिन भर मजदूरों के साथ खेतों में काम करता, फिर शाम को घर आकर हवेली के काम निपटाता, भैंसों को चारा पानी देता। बीवी भी घर के कामों में हाथ बटाती मगर ज्यादातर किचन तक महदूद रहती। चौधरी साहिब को शुगर का मर्ज था और वो बाकायदगी से दवाइयाँ लेते थे। अचानक ऐसा हुआ कि उनके हाथ पांव में दर्द रहने लगा, घुटने अकड़ जाते और उंगलियां सख्त होकर बंद ही ना होती। सुबह जब आँख खुलती तो फौरन उठ भी ना पाते, सारा जिस्म अकड़ा रहता। पहले तो उन्होंने करीबी हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवाया मगर कोई फायदा ना हुआ। फिर जिला अस्पताल गए जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी नसों के टिश्यूज मर रहे हैं। इलाज यही है कि बाकायदा चलना फिरना शुरू करें, वर्जिश करें, परहेज करें और दवाइयां जारी रखें। मगर ये सब भी यकीनी इलाज नहीं। फिर भी डॉक्टर की बात मानना पड़ी। जब वो अस्पताल में दाखिल थे तो दोनों बेटे बारी बारी आए, डॉक्टरों से बात की और नज़ीर को हिदायत देकर वापस चले गए। किसी ने ये ज़रूरी ना समझा कि कुछ दिन बाप के पास रुके। बहुएं तो आए ही नहीं। ये सोचकर उनके दिल पर बहुत बड़ा धचका लगा कि क्या बुढ़ापे में सगे बेटे ऐसे हो जाते हैं। अंदर से वो बहुत टूट गए मगर सब वक्त पर छोड़ दिया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो गांव वापस आ गए। इलाज जारी रहा मगर कोई फायदा दिखाई ना दिया।
उनके पांव आहिस्ता आहिस्ता सुन और कमजोर होते गए। नजीर सहारा देकर उन्हें बिठाता तो वो बैठ पाते। चलना फिरना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। उन्होंने बड़े बेटे को खत लिखा कि आकर उन्हें लाहौर के किसी अस्पताल चेक करवा दे। बेटा आया जरूर और उन्हें म्यू अस्पताल में दाखिल करवा गया, मगर उसके बाद कुछ न किया। जाते जाते नजीर से कह गया कि जब तक इलाज चले बाप के पास रहना और अपनी बीवी को भी अपने पास रखना, ताकि दोनों चौधरी साहिब की खिदमत कर सके। पैसा तो चौधरी गुलाम शबीर ही लगा रहे थे, उनके पास इसकी कोई कमी ना थी, मगर ना जाने उनके दिल में कैसी मायूसी बैठ गई थी कि कोई दवा उन पर असर ही ना कर रही थी। अपने होते हुए भी अपनों के पास ना होने का एहसास उन्हें अंदर तक काट रहा था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद वो ठीक ना हो सके और लाहौर से लंगड़े लूले होकर ही गांव लूटे। अब हालत ये हो गई थी कि वो चारपाई से उठने के भी काबिल ना रहे थे। नजीर दरमियानी उम्र का जरूर था, मगर जिसमें ताकत थी वो उन्हें अपने जोर बाजू से सहारा देकर बिठा देता तो वो तकिए के सहारे चारपाई पर बैठे रहते। एक दिन ये नौबत आ गई कि वो खुद रफ हाजत करने के भी काबिल ना रहे। चारपाई के बीच एक गोल हिस्सा कटवा कर नीचे बड़ा बर्तन रख दिया गया ताकि वो इसी पर हाजत पूरी कर सके। नजीर पूरी लगन और खुलूस से उनकी गंदगी साफ करता। चौधरी साहिब कई बार कहते कि कोई मुलाजिम रख लो जो सुबह शाम आकर ये काम कर दिया करे, मगर नजीर ने उनकी बात कभी ना मानी और खुद ही उनकी सफाई करता, उन्हें नहलाता, साफ सुथरे कपड़े पहनाता। इसकी बीवी उनके गंदे कपड़े धोती और खाना पकाती। नजीर खुद नहा धोकर उनको अपने हाथों से खिलाता। चौधरी साहिब दिल ही दिल में सोचते कि अपने सगे बेटे और बहुएं क्या कभी उनकी ऐसी खिदमत कर सकते थे। शायद नहीं, और ना ही वो करने को तैयार होते। वो चारपाई पर लेटे जिंदगी के मकसद पर गौर करते कि आखिर इंसान लंबी उम्र क्यों मांगता है, सिर्फ बेटों की ख्वाहिश क्यों करता है। बेटे क्या वाकई इंसान को सुकून देते हैं? उनके अपने बेटे अपनी दुनिया में मसरूफ और खुश हैं, अपने वालिद की तरफ से बेखबर ऐसे जी रहे हैं जैसे उनका बाप उनके लिए अजनबी हो। और दूसरी तरफ नजीर और उसकी बीवी हैं जिनका उनसे कोई खूनी रिश्ता तक नहीं, जिन्हें उन्होंने मुलाजिम के तौर पर रखा था, मगर क्या वो मुलाजिम से बढ़कर नहीं, वो तो सगे बेटों से भी बढ़कर निकले। बेटे और बहुएं साथ होती तब भी उनका गंद साफ न करती। जब से वो मुकम्मल तौर पर कमजोर हुए हैं, नजीर अपने घर तक नहीं जाता। अपनी बीवी समेत चौधरी साहिब की हवेली में ही रहने लगा है। ये खुद चौधरी साहिब की ख्वाहिश थी कि रात को ना जाने कब जरूरत पड़ जाए, इसलिए वो ये बात मान गया। नजीर के बच्चे अपनी दादी के साथ अपने घर रहते थे और मियाँ बीवी दिन रात चौधरी साहिब की खिदमत में लगे रहते। खेतों में कितना अनाज पैदा हुआ, कितना बेचा और कितना घर में बचा, इसका पूरा हिसाब भी नजीर ही रखता। पैसे भी वही तिजोरी में रखता था। चौधरी साहिब बस पूछ लेते कि कितना हुआ, बाकी दुनियावी हिसाब किताब से अब वो भी जान छुड़ाना चाहते थे, इसलिए ज्यादा ध्यान न देते। नजीर को कह देते कि जो करना है करो, पैसे खर्च करने की भी इजाजत थी। लेकिन फिर भी नजीर उनका रुपया अपने घर पर खर्च करते वक्त झिझकता, हाथ रोके खर्च करता। ज्यादातर पैसा उनकी दवाइयों पर ही लगता, जिसका वो मुकम्मल हिसाब रखता। रात को जब चौधरी साहिब को नींद न आती तो करीब जमीन पर बैठे नजीर से कहते, नजीर, हम सब धोखे में जी रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये दुनिया। चौधरी गुलाम शबीर अक्सर नजीर के पास बैठे आह भरते हुए कहते, ये दौलत, जमीन जायदाद, बीवी बच्चे, भाई बहन, बेटियां, दामाद, नवासे, पोते, क्या वाकई ये सब हमारे अपने हैं? नहीं नजीर, कोई किसी का नहीं होता। सब अपने अपने मतलब के लिए जीते हैं और हम बस इसी धोखे में खुश हो लेते हैं कि ये सब हमारा है। ये कहकर वो खामोश हो जाते। नजीर भरे लहजे में कहता, मालिक दिल में इतना दुख ना रखे, हम तो आपके साथ हैं, हम आपके खादिम हैं, आपकी खिदमत मरने दम तक करेंगे और करते रहेंगे। आपको कभी तकलीफ आ दुख नहीं होने देंगे। चौधरी साहिब नम आंखों से बोलते, हाँ नजीर, अब तो तेरा ही सहारा रह गया है, वरना कब का इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता। इस कमजोर और बेकार जिस्म के साथ और कितने दिन जीता। ये सब तेरी खिदमत का ही नतीजा है कि अभी तक जिंदगी से नाता जड़ा हुआ है। अब तेरे सवा मेरा है ही कौन? मुझे अपने बेटों से कोई उम्मीद नहीं, बस तुझ पर ही भरोसा है कि आखिरी वक्त तक मेरा साथ देगा और मुझे धोखा नहीं देगा। तो अब तक बेलोस खिदमत करता आया है। नजीर अदब से जवाब देता, मालिक, अब की नज़र करम कायम रहे तो और मुझे क्या चाहिए? मेरे 2 बेटे हैं, बड़े हो गए हैं, कहीं भी कमा खा लेंगे। एक बेटी है, इसकी शादी कर दूंगा तो वो भी अपने घर की हो जाएगी।
रहा मैं और मेरी बीवी तो अभी आपकी छाँव में जिंदगी गुजर रही है। आपके ना रहने पर मुझे जो 2 एकड़ बंजर जमीन मिली है, इसी पर मेहनत करूंगा, इसे काबिले काश्त बना लूंगा। पेट के लिए कुछ ना कुछ जरूर पैदा हो जाएगा। एक तरफ नज़ीर था, उनका आबाई नौकर खादिम गुलाम अजो भी कह ले, और दूसरी तरफ उनके अपने सगे बेटे और बहुएं, जिनके साथ खूनी रिश्ते के सिवा दिल का कोई रिश्ता न था। बेटों के दिल से रब्त ना हो सका, मगर नज़ीर ने अपने इखलास और खिदमत से उनके सारे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इसकी कोई ज़ाती ख्वाहिश न थी। जो कुछ कर रहा था सिर्फ फ़र्ज समझ कर रहा था। वो बस इतना जानता था कि चौधरी साहिब इसके मालिक हैं, उनकी खिदमत करना इसका फ़र्ज है और वो अपना फ़र्ज निभा रहा है। चौधरी गुलाम शबीर के नाम पर 20 एकड़ ज़मीन थी, 10 एकड़ आबाई और 10 एकड़ उन्होंने अपनी कमाई से खरीदी थी। चौधरी गुलाम शबीर ने अपनी मेहनत की कमाई से जो 10 एकड़ ज़मीन खरीदी और घर अपनी बचत के पैसों से बनवाया था, वो दिल में खामोशी से फैसला कर चुके थे कि जायदाद की तकसीम किस तरह की जाएगी। उनके कई दोस्त वकील थे। एक मोतबर साथी को नज़ीर के जरिए घर बलवा कर उन्होंने खामोशी से वसीयत कर दी और वकील को हिदायत की कि उनकी मौत पर उनके जनाजे से पहले वसीयत खोल के पढ़ी जाए और इसी के मुताबिक उनका आखिरी गुस्ल तदफीन हो और उसके बाद जायदाद तकसीम हो। फिर एक दिन तहसील से लिखपाल और एक और वकील को बलवा कर उन्होंने अपनी कमाई की 10 एकड़ ज़मीन नज़ीर के नाम कर दी और इस बात को भी यकीनी बनाया कि उनकी मौत के बाद इस ज़मीन पर उनके बेटों की तरफ से कोई दावा न हो। इस सिलसिले में तहसील में हल्फनामा भी दाखिल करा दिया गया। ये सब होते ही नज़ीर और उसकी बीवी उनके कदमों पर गिर कर रोने लगे और कहते रहे, मालिक, आपने ये क्या किया? ये तो आपके बेटों का हक था। हम तो गरीब आपके खादिम हैं, जैसे आपकी खिदमत कर रहे थे वैसी हम उनकी भी करते। चौधरी साहिब ने नरमी से मुस्करा कर नज़ीर के सर पर हाथ रखा और कहा, नज़ीर, बता तो मुझे कि किसका क्या हक है। तो मेरा लख्त जिगर तो नहीं, मगर ये तो जान लो कि उम्रन आखिरी में इंसान को एक अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी कामयाब हो जाती है। तो मेरे लिए सिर्फ बेटा नहीं, सच्चा दोस्त भी है। क्या मैं तेरे लिए मरते वक्त इतना नहीं कर सकता? मैं चाहूँ तो अपने किसी भी बेटे को बहुत दौलत दे दूं, फिर भी वो ऐसे हाथ पाल कर मेरी सफाई नहीं करेगा। इसकी बीवी तो कभी नहीं करेगी। मैं शायद किसी नौकर को रख लेता, मगर वो नौकर भी तेरी तरह खिदमत ना कर पाता। मैं तेरे बदले में कुछ नहीं दे रहा, तेरी खिदमत बेमसल है, इसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। बस तेरे खानदान के मुस्तकबिल के लिए कुछ करके मर जाऊं तो मुझे ज़हनी सुकून मिलेगा। चौधरी साहिब आंखें बंद करके खामोश हो गए। इंसान के इख्तितामी लम्हात आते हैं तो बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक की तस्वीरें दिल और दिमाग में उभर आती हैं और वो बारी बारी उनमें खो जाता है और कुछ लम्हों के लिए मौत के दर्द से आज़ादी पाता है। बुढ़ापे की माजूरी को छोड़कर चौधरी साहिब को ये कभी महसूस न हुआ कि उन्होंने कभी किसी सख्त गम का सामना किया हो। वालिद एक खुशहाल किसान भी थे और इस जमाने के पटवारी भी। 2 बहनों के बीच इकलौते भाई को प्यार से पाला, किसी चीज़ की कमी ना महसूस होने दी, मगर वो बिगड़ने वाले ना बने, क्योंकि वालिदा समझदार थीं और अच्छे अखलाक सिखाए थे। उनमें जहानत की चमक थी। स्कूल में हमेशा अव्वल आते थे। 5वीं के बाद उन्हें पढ़ने के लिए कस्बे के इंटर कॉलेज भेज दिया गया। वहां भी असातिज़ा के चहीते रहे। इंटर के बाद आला तालीम के लिए वो लाहौर गए, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से BA किया। एक दिन दोस्त ने कहा, अरे यार, तो साइंस के फार्मूलों में क्यों उलझा रहता है? तेरी मंतिक तेज है, अदालतों में आजा वकालत कर ले। वही बात उनके दिल को जा पहुंची। BA के बाद फौरन ला कॉलेज में दाखिला ले लिया। पढ़ाई में ज़हीन होने की वजह से मुश्किल न हुई और 9 साल में वकालत पास कर ली। फिर वो लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े वकील के साथ प्रैक्टिस करने लगे और साथ साथ अदालती सर्विस की तैयारी भी की। पहली कोशिश में पास हो गए और मजिस्ट्रेट बनकर सबसे पहली तैनाती किसी ज़िला में हुई। इसके बाद 33 साल की नौकरी में सूबे के मुख्तलिफ इज़ला में मुख्तलिफ ओहदों पर रहे और आखिरकार जज के ओहदे से रिटायर हुए। अदालती खिदमत में अपनी दयानतदारी और फ़र्ज शनासी की वजह से उनका नाम मशहूर हुआ। अलबत्ता तनकीद भी सुननी पड़ी, मगर जो सही लगता वही करते। कहते हैं, जिंदगी अपना हिसाब बराबर रखती है। अगर ज़्यादातर उम्र में उन्हें सुकून और आसाइश नसीब हुई तो अब इख्तितामी वक्त पर दुख का हिस्सा भी था। ये भी उन्हें इस जिंदगी में ही भुगतना था, वरना हिसाब अदम तवाज़ुन का शिकार रह जाता। उनका जिस्म रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा था। ज़हनी कर्ब से वो छुटकारा न पा सके। बच्चे फ़ोन पर उनकी खैरियत मालूम करते रहे, मगर क्या ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सिर्फ बच्चों का फ़ोन करके पूछना उनके दुख कम कर सकता था? फ़ोन पर ही उन्होंने बच्चों को बता दिया था कि आबाई ज़मीन जायदाद और अपनी मेहनत की कमाई की तमाम जायदाद उन्होंने वसीयत में दे दी है।
ये वसीयत रजिस्टर भी करवा दी गई है और वकील के पास रखी है। शायद तुम लोग मेरी मौत पर ही आओगे, लेकिन जनाजे से पहले वसीयत पढ़ लेना, इसी के मुताबिक मेरा जनाजा करना। और वो दिन भी आ पहुंचा। हवेली के वसी आंगन में उनकी लाश रखी गई थी। एक तरफ रिश्तेदार बैठे थे, दोनों बेटे सामने बैठे थे और घर की औरतें अंदर के कमरे में थीं। वकील साहिब को खबर कर दी गई थी, वो बस पहुंचने ही वाले थे। जैसे ही वकील साहिब आए, सबकी नजरें उनके चेहरे पर थीं। उन्होंने बारी बारी सबको देखा। कमरे के एक कोने में नज़ीर, पुराना नौकर, दुखी सा बैठा था। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो रो नहीं पा रहा था क्योंकि सब पर संजीदगी तारी थी। वकील साहब ने अपना बरीफ केस खोला, इसमें से एक फाइल निकाली और दोनों बेटों की तरफ देखने के बाद नज़ीर को अपने पास बुला लिया। संजीदा आवाज में बोले, मैं वसीयत पढ़ने जा रहा हूं, अब तीनों ध्यान से सुने क्योंकि ये वसीयत सिर्फ अब तीनों से ही मुताल्लिक है। फिर उन्होंने वसीयत पढ़ना शुरू की। मैं चौधरी नज़ीर अहमद वलद गुलाम नबी अपने पूरे होश व हवास और सही समझ बोझ में अपनी जायदाद की ये वसीयत करता हूँ। गांव में वाक़ 10 एकड़ आबाई ज़मीन जो 4 मुख्तलिफ हिस्सों में है, वो मेरे दोनों बेटों के दरमियान बराबर बराबर तकसीम की जाए। इसी तरह बैंक में जमा रकम के भी दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। सोने चांदी के ज़ेवरात बहुओं को दिए जाएं और सुनार की मौजूदगी में उनकी कीमत लगाकर बराबर बांट दिए जाएं। रही वो 10 एकड़ ज़मीन जो मैंने अपनी मेहनत और कमाई से खरीदी थी, इसका बेनामा तो मैं पहले ही अपने खिदमत गुजार नज़ीर के नाम कर चुका हूँ। वो मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने बेटों से बढ़कर मानता हूँ। औलाद का जो सुकून होता है वो मुझे अपने बेटों को पालने से ज़रूर मिला, लेकिन बुढ़ापे के आखिरी वक्त में औलाद से जो आसरा और सुकून मिलना चाहिए वो मुझे बेटों से नहीं मिला। वो सुकून मुझे मिला तो सिर्फ नज़ीर और उसकी बीवी से। उन्होंने मेरी खिदमत करते हुए कभी ये नहीं चाहा कि तनख्वाह के अलावा भी कुछ मिले। बचपन में हम अपने बच्चों का गंद साफ करते हैं तो हमें घन नहीं आती, क्योंकि हम उन्हें अपना वजूद मानते हैं और ये समझते हैं कि यही हमारी बुढ़ापे की लाठी होंगे। लेकिन हकीकत में नज़ीर के जिस्म में मेरा खून नहीं है। वो मेरे ख़ानदान का नहीं है, बस मेरा नौकर है, मगर उसकी खिदमत में नौकरी वाला जज्बा नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। वो मेरा गंद इस तरह साफ करता है जैसे अपना छोटा बच्चा संभाल रहा हो, इसके दिल में कभी घन नहीं आती। वही बाप के जज्बे से मुझे नालाता धुलता साफ कपड़े पहनाता और अपने हाथों से खाना खिलाता है। मेरी खिदमत में इसकी बीवी ने भी कभी कोताही नहीं की, ना थकन जाहिर की, ना बेजारी। ये सब करते हुए क्या कभी उनके दिल में बदले की ख्वाहिश आई? कभी नहीं। पूछे बगैर कभी कोई चीज़ उधर से इधर ना रखने वाले ऐसे वफादार खादिम नज़ीर को मैं इससे ज़्यादा और क्या दे सकता था कि इसके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर दूं। ये 10 एकड़ ज़मीन वो मेहनत से काश्त करेगा तो इसे और उसके बच्चों को कभी किसी के आगे रोटी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरे बेटे खुशहाल हैं, मुलाजमत पेशा हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले से उनके दिल को कोई तकलीफ नहीं पहुंची होगी। वकील साहिब कुछ देर के लिए रुके, सब लोग दम बखुद थे। फिर वकील साहिब ने दोबारा पढ़ना शुरू किया, इसके बाद ये हवेली बचती है जो मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाई है। मैं जानता हूँ मेरे बेटे और पोते मेरी वफात के बाद गांव का रुख नहीं करेंगे और ये हवेली कोड़ियों के मोल किसी को बीच डालेंगे, इसलिए मैं ये हवेली भी नज़ीर के नाम करता हूँ। मेरी मौत के बाद वो और उसका ख़ानदान इसमें सुकूनत इख्तियार करे। दोनों भैंसें भी इसी की होंगी और लाखों की जायदाद चौधरी साहिब एक नौकर को दे गए। क्या उनके बेटे इस वसीयत को मानेंगे और यूं ही खामोश बैठे रहेंगे? सबकी नज़रें बेटों पर जा ठहरे, सब उन्हें ही देख रहे थे कि वो क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे। अजीज़ व अकारिब को यकीन था कि जनाजे से पहले ही कोई न कोई हंगामा खड़ा होगा। उधर नज़ीर ज़ार क़तार रो रहा था। दोनों बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा, चंद लम्हे सरगोशी की और फिर बड़ा बेटा खड़ा होकर बोला, हमें अपने वालिद पर फ़ख्र है, उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। सच तो ये है कि हम उनके बेटे होकर भी उनकी कोई खिदमत ना कर सके। हमने उन्हें तन्हा छोड़ दिया और अपने बीवी बच्चों में मगन रहे। बुढ़ापे का अकेलापन और अपनों के पास ना होने का जो दुख बाबा जी ने सहा वो हम ना समझ सके। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज हम नज़ीर को अपना बड़ा भाई मानते हैं और अपने हिस्से की ज़मीन की देखभाल का इख्तियार भी इसी को देते हैं। उन्हीं हाथों ने बाबा जी की आखिरी घड़ियों में खिदमत की है, वही उनका हकीकी बेटा है और ये हक इसी को मिलना चाहिए। ये सुनकर सबकी आंखों में नज़ीर के लिए बेहद इज्जत और एहतराम था। अंदर कमरे में बहुएं सरगोशियां कर रही थीं, लेकिन बेटे अपने फैसले पर कायम रहे। बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है।
अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।